हेलो स्टूडेंट्स, लर्न एंड लर्न में आपका फिर से एक बार स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल का पार्ट फर्स्ट पढ़ा दिया था, जिसमें हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ा दी थी और केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने आपको पहला नंबर आपको पढ़ाया था, जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरीके से धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस आपकी कैसी रंगहीन, सुगंधहीन, इको फ्रेंडली और पॉप साउंड के साथ जलती है। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड। तो सेकेंड पार्ट में जो आपका अब इसके बाद दूसरा नंबर आता है केमिकल प्रॉपर्टीज का, वो आता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, यानी कि धातुओं के सक्रियशीलता का गुण। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, धातुओं के सक्रियशीलता का गुण। शीलता या धातुओं के सक्रियशीलता का गुण या धातुओं की सक्रियशीलता। तो सक्रियशीलता में क्या होता है, धातुओं की सक्रियशीलता में कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, ऊपर की ओर रखे जाते हैं। सक्रियशीलता में हाईली रिएक्टिव मेटल्स क्या होते हैं, वो ऊपर की ओर रखे जाते हैं। मतलब अधिक सक्रिय धातु, जो अधिक सक्रिय धातु होती है वो क्या होती है, ऊपर की ओर होते हैं। और नीचे की ओर जो मतलब सक्रियशीलता का क्रम में बहुत ही नीचे, जो मतलब सक्रिय कम होती है धातु, वो क्या रखी जाती है, नीचे रखी जाती है। मतलब लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स वो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो नीचे की ओर रखे जाते हैं। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो क्या होती है, कम सक्रियशील धातुएं होती हैं, वो क्या होती हैं, कम सक्रियशील धातुएं। जो क्या होती है, कम सक्रियशील धातुएं होती है, वो क्या होती हैं, आपकी नीचे की ओर रखी जाती हैं। तो इसको हम लोग याद कैसे करके रखेंगे, जो सक्रियशील धातुएं होती हैं और जो कौन सी धातुएं आपकी ऊपर की ओर होती हैं और कौन सी धातुएं नीचे की ओर होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, PSC मैजिल। एक मिनट, नई जगह से लिखते क्योंकि इसमें पूरी यहां पर आपकी आ नहीं पाएंगी। तो जो धातु की सक्रियशीलता का क्रम होता है वो हम कैसे लिखते हैं, कैसे याद करेंगे। PSC मैजिल हार्डली could make solid gold perfectly। तो कैसे हम याद करेंगे, PSC मैजिल हार्डली कुड मेक सॉलिड गोल्ड परफेक्टली। तो हम इसको कैसे याद करें, P से आपका क्या हो जाएगा, पोटेशियम। 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 S से आपका क्या हो जाएगा, P से पोटेशियम और S से आपका क्या हो जाएगा, S से आपका हो जाएगा सोडियम। और C से आपका क्या हो जाएगा, C से आपका हो जाएगा कैल्शियम। और M से आपका क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम।
मैग्नीशियम, ए से आपका क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम, जेड से आपका क्या हो जाएगा जिंक, आई से आपका क्या हो जाएगा आयरन, एल से आपका क्या हो जाएगा लेड, एच से आपका क्या हो जाएगा एच से, अच्छा हाँ यहाँ से देखो आप फिर से एक बार, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कोड से क्या हो जाएगा आपका कॉपर, इसके बाद एम से, इसके बाद देखो हाइड्रोजन, कॉपर और ऊपर आपका क्या आ जाएगा लेड, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। PSC मैजिल हार्डली कुड मेक सॉलिड गोल्ड परफेक्टली, सॉलिड गोल्ड परफेक्टली। तो एम से आपका क्या हो जाएगा मरकरी, मरकरी, एस से आपका सॉलिड से क्या हो जाएगा सिल्वर, इसके बाद गोल्ड से आपका क्या हो जाएगा गोल्ड, इसके बाद परफेक्टली से आपका क्या हो जाएगा प्लेटिनम, प्लेटिनम। इनके सिंबल देख लो, पोटेशियम का आपका क्या हो जाएगा के, सोडियम का Na, इसके बाद कैल्शियम का Ca, इसके बाद मैग्नीशियम का Mg, इसके बाद एल्यूमिनियम Al, इसके बाद आपका जिंक क्या हो जाएगा Zn, और इसके बाद आयरन आपका Fe, इसके बाद लेड का क्या हो जाएगा Pb, इसके बाद हाइड्रोजन H, इसके बाद आपका कापर, कापर का क्या हो जाएगा Cu, इसके बाद मरकरी आपका Hg, और इसके बाद सिल्वर, सिल्वर का क्या हो जाएगा आपका Ag, और इसके बाद गोल्ड का Au सॉरी, और प्लेटिनम का क्या हो जाएगा Pt। तो धातुओं की सक्रियशीलता का क्रम क्या होगा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है धातुओं की सक्रियशीलता रिएक्टिविटी क्या होती है ऊपर की ओर बढ़ती चली जाती है। तो यहां पर आपकी क्या हो जाएगा रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी मतलब सक्रियशीलता। तो सक्रियशीलता आपकी क्या है ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। तो मतलब जो ऊपर धातुएं होंगी वो क्या होंगी हाईली रिएक्टिव मेटल्स, यानी कि क्या होंगी उच्च धातुएं आपकी क्या होंगी ऊपर की ओर होंगी। तो ऊपर आपकी उच्च धातुएं आपकी कहां तक हो जाएंगी, देखो जो अधिक उच्च धातुएं मतलब सक्रियशील धातुएं होती है वो आपकी क्या होती हैं ये होती हैं। ठीक है, अधिक सक्रियशील धातुएं आपकी क्या हो जाती हैं ये यहाँ पर आपकी अधिक सक्रियशील धातुएं हो जाती हैं। जो कम सक्रियशील धातुएं में होती हैं वो आपकी क्या होती हैं ये आपकी क्या हो जाती हैं कम सक्रियशील धातुएं में हो जाती हैं। ये आपकी कौन सी होगी अधिक सक्रियशील धातुएं। और उसमें भी जो जब सबसे ज्यादा सक्रियशील धातुएं होती हैं वो आपकी क्या होती है पोटेशियम और सोडियम, जो कि यानी कि हवा में भी क्या करती है अभिक्रिया आपकी कर जाती है। तो ये क्या होती है आपकी अधिक सक्रियशील धातुएं हाईली रिएक्टिव मेटल्स। मेटल्स मतलब अधिक सक्रियशील धातुएं, अधिक सक्रियशील धातुएं, अधिक सक्रियशील धातुएं ये आपकी क्या हो गई अधिक सक्रियशील धातुएं। और ये क्या हो गई आपकी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, यानी कि कम सक्रियशील धातुएं, कम सक्रियशील धातुएं, सक्रियशील धातु। शायद यहाँ नीचे की ओर नहीं दिख रहा तो यहाँ आप लिख लेना कम सक्रियशीलता। कम सक्रियशीलता मतलब जो क्या होंगी जो नीचे की ओर होंगी वो आपकी क्या हो जाएंगी कम सक्रियशील वाली धातुएं हो जाएंगी। और इनको क्या बोलते हैं कम सक्रियशील धातुओं को बोलते हैं नोबल धातु, मतलब नोबल मेटल। इनको क्या बोलते हैं नोबल धातुएं या नोबल मेटल्स। ये आपकी क्या हो जाएंगी नोबल मेटल्स भी इनको बोलते हैं। और ये क्या हो जाएंगे आपकी कम सक्रियशील धातुएं हो जाएंगी। जो बीच वाली होती हैं ये क्या होती है ये बीच की ही होती हैं धातुएं के हिसाब से। ये ना ज़्यादा सक्रियशील होती है और ना ही बहुत कम सक्रियशील धातुएं होती हैं। तो आपको इनको कैसे याद करना PSC मैजिल हार्डली कुड मेक सॉलिड गोल्ड परफेक्टली, यानी कि पोटेशियम आपका Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक,
Fe आयरन, Pb लेड, H हाइड्रोजन, Cu कॉपर, Hg मरकरी और Ag आपको क्या हो जाएगा सिल्वर और Au गोल्ड और इसके बाद क्या हो जाएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम मतलब Pt। तो आपको ये धातुओं की सक्रियशीलता का क्रम याद होगा। इसी से रिलेटेड जो एक कॉन्सेप्ट बनता है वो आगे बनता है आपका कॉन्सेप्ट आपका विस्थापन अभिक्रियाओं वाला। सक्रियशीलता से जो बनता है अगला कॉन्सेप्ट वो आपको क्या बनता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अभिक्रिया। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपकी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वह होती है जिसमें हाईली रिएक्टिव मेटल्स यानी कि अधिक सक्रियशील धातुएं क्या करती हैं कम सक्रियशील धातुओं क्या करती है हटा देती है अपनी जगह से विस्थापित कर देती हैं। तो विस्थापन अभिक्रिया आपकी क्या हो गई कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रियशील धातुएं कम सक्रियशील धातुओं को विस्थापित कर देती हैं विस्थापित कर देती मतलब अपनी जगह से उनको क्या करते हैं हटा देती हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देखते हैं एग्जाम्पल हमारा क्या होता है जैसे हमने क्या ले लिया Zn प्लस क्या ले लिया CuSO4 Zn यानी कि जिंक या जस्ता या आपका क्या होगा कापर सल्फेट। तो जब इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या होता है कि जिंक आपका क्या है कि कापर से अधिक सक्रियशील है तो आपको क्या करता है ये Cu को अपनी जगह से क्या करता है विस्थापित कर देता है और क्या बना देता है जिंक सल्फेट। तो यहां पर क्या बन जाएगा जिंक सल्फेट और क्या निकल के बाहर जाएगा वो आपको कापर को क्या करेगा बाहर कर देगा जिंक सल्फेट। तो ये आपकी क्या हो गई विस्थापन अभिक्रिया। ये आपकी क्या हो गई विस्थापन अभिक्रिया यानी कि इसमें क्या होता है अधिक सक्रियशील धातुएं कम सक्रियशील धातुओं को अपनी जगह से क्या करते हैं विस्थापित कर देते हैं या हटा देते हैं। तो ठीक है जैसे एक आपका कोई क्वेश्चन बन सकता है यहां लिखे दे रहे इनमें से कौन सी धातु Al को अपनी जगह से विस्थापित कर देगी। इनमें से कौन सी धातु Al को अपनी जगह से विस्थापित कर देगी? फर्स्ट नंबर आपका क्या हो गया Au, सेकंड नंबर Ag, थर्ड नंबर Pt और फोर्थ नंबर आपका क्या हो जाएगा K। तो अब इसमें आपको क्या बताना है कौन सी ऐसी धातु है जो Al को अपनी जगह से विस्थापित कर देगी। तो Al को अपनी जगह से विस्थापित कौन सी धातु कर देगी इसमें वो आपकी कर देगी K क्योंकि K क्या है Al से अधिक क्रियाशील है और ये क्या करेगी एल्यूमिनियम को अपनी जगह से विस्थापित कर देगी। तो विस्थापन अभिक्रिया का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो अब स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं कैसे मतलब जो थर्ड नंबर हमारा कॉन्सेप्ट कैसे आपकी धात्विक ऑक्साइड बनती है और कैसे आपकी अधात्विक ऑक्साइड बनती हैं। तो जब हम क्या करते हैं कि किसी धात्विक के साथ या मतलब धातु जो आपकी होती है मेटल के साथ ऑक्सीजन की अगर अभिक्रिया करती है तो आपकी क्या बन जाती है धात्विक ऑक्साइड। सपोज दैट हम कोई आपको क्या ले लेते हैं मेटल और प्लस किसके साथ क्रिया करती है ऑक्सीजन के साथ तो आपको क्या बन के आता तो आपका बन के आता धात्विक ऑक्साइड। ठीक है धातु की जब हम किसी धातु की
आपकी किसके साथ अब क्रिया कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया होती तो आपको क्या बन के आती, धात्विक ऑक्साइड यानी कि मेटलिक ऑक्साइड। ऑक्साइड, ठीक है। और जब किसी नॉन मेटल की क्या होती है, ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया होती है यानी कि आधातु की किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो क्या बनती है आपकी नॉन मेटलिक ऑक्साइड। नॉन मेटलिक ऑक्साइड, नॉन मेटलिक ऑक्साइड यानी कि अधात्विक ऑक्साइड। नॉन मेटलिक ऑक्साइड यानी कि अधात्विक ऑक्साइड आपकी कैसे बनती है, जब आपकी नॉन मेटल के साथ आपकी अभिक्रिया होती है। तो और इसमें देखिए ये आपकी क्या होती है, बेसिक होती है आपकी, कैसी होती है ये आपकी होती है बेसिक यानी कि क्षारीय। और अधात्विक ऑक्साइड आपकी कैसी होती हैं, एसिडिक। ये कैसी होती हैं, एसिडिक। तो अब देखिए आपकी कैसी होती है, धात्विक ऑक्साइड आपकी कैसी होती है, बेसिक होती है यानी कि क्षारीय होती हैं। और जो आपकी नॉन मेटल ऑक्साइड होती हैं वो आपकी जो नॉन मेटल ऑक्साइड होती है वो आपकी कैसी होती हैं, एसिडिक होती हैं। तो अब इसमें आपने एक कॉन्सेप्ट और इसके पहले पढ़ा था अम्ल और बेस में, वो हमने आपको क्या बताया था कि जो क्षारीय होती है वो क्या करती है, रेड लिटमस पेपर को क्या कर देती है, रेड वाले को क्या कर देती है, ब्लू, और ब्लू वाले को क्या कर देती है, रेड। स्टूडेंट्स, जो धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड से कुछ क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसा है जैसे इनमें से कौन सा तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। तो आपको मैंने अभी पढ़ाया कि क्षारीय ऑक्साइड आपके कौन से तत्व बनाते हैं, जो मेटल होते हैं, मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर के कैसे बनाते हैं, धात्विक ऑक्साइड बनाते हैं, जो कि आपके कैसे होते, बेस होते हैं यानी कि क्षारीय होते हैं। अब इनमें से आपका कौन सा मेटल है, एक आपका सल्फर, कार्बन, फास्फोरस और एल्युमिनियम। तो इनमें आपका कौन सा मेटल होगा, वही तो आपका क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा यानी कि बेस बनाएगा, बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। तो क्या बनाएगा, क्षारीय ऑक्साइड। तो कौन सा तत्व बनाएगा आपका, एल्युमिनियम। ये एल्युमिनियम आपका क्या है, धातु है। एल्युमिनियम आपका क्या है, धातु है। तो ये आपका कैसा बनाएगा, क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। सेकेंड नंबर मैंने आपको क्वेश्चन लिखा कि इनमें से कौन सा तत्व क्षारीय ऑक्साइड नहीं बनाएगा। तो अब क्षारीय ऑक्साइड नहीं बनाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो आपका क्या बनाएगा, एसिडिक बनाएगा। एसिडिक बनाएगा मतलब अधात्विक ऑक्साइड बनाएगा और वो कैसे होगा, अम्लीय बनाएगा। तो अब इसमें अम्लीय कौन से तत्व बनाते हैं, वो आपके होते हैं अधातुएं। जो अधातुएं होती हैं वो आपकी क्या बनाती हैं कि एसिडिक बनाती है। तो इसमें अधातु आपकी कौन सी हो गई, MgAl, Au और एस मतलब सल्फर में। तो आपकी कौन सी, सल्फर आपकी क्या हो जाएगी, अधातु हो जाएगी और ये आपका क्या बनाएगी, एसिडिक बनाएगी। ये आपकी क्या बनाएगी, एसिडिक बनाएगी यानी कि क्षारीय ऑक्साइड नहीं बनाएगी। तो आपके धात्विक ऑक्साइड और अधात्विक ऑक्साइड का कॉन्सेप्ट आपका हमने यहाँ पर आपका क्लियर कर दिया। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आते हैं और आपको वो धातुओं की सक्रियशीलता का क्रम भी आपको याद कर लेना है। आगे चलते हैं। अब स्टूडेंट्स, जो अगला नंबर है आपका वो है आपका फोर्थ नंबर, कोरोजन यानी कि धातु पर जंग लगना। तो धातु पर जंग लगती है वो कैसी लगती है, परत दर परत लगती है। तो उसमें क्या होता है कि जो उसकी ऊर्जा होती है किसी धातु को, क्या उसका हम पूरा तरीके क्या करते, उपयोग नहीं कर पाते। तो धातुओं में जंग लगने के आपके कौन से कारक हैं, तो उसके क्या होते हैं, 2 फैक्टर्स हैं। 2 फैक्टर्स हैं धातुओं में जंग लगने के। वो आपका क्या है, एक पहला फैक्टर आपका एयर यानी कि वायु, और दूसरा फैक्टर आपका मॉइस्चर यानी कि नमी। मॉइस्चर यानी कि नमी। तो क्या होता है, जब कोई भी धातु, जो धातु पर जंग लगती है उसमें कैसे, जब वायु और नमी के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, उन पे एक परत चढ़ जाती है यानी कि जंग लग जाती है। कोई भी आपके पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो उसमें जंग लगती है। तो कैसे लगती है, धातु होगी जब आपके जंग लगती है तो कैसे लगती है, नमी और वायु के संपर्क में आने पर उस पर क्या होती है, धातु की जंग की एक परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो उसके कैसे होते हैं आपके
2 फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण आपकी क्या होती है, धातुओं पर जंग लगती है। तो अब इसमें आप आगे एक लिस्ट बनाइए किन किन धातुओं पर किस तरीके की परत चढ़ती है। तो सबसे पहला नंबर जो आपका आता है वो फर्स्ट नंबर आपका आता है आयरन, यानी कि Fe यानी कि लोहा, उस पर किस तरीके का आपकी परत चढ़ती है। तो आयरन यानी कि लोहा, तो लोहा पर जब जंग की परत चढ़ती है तो आपकी कैसे चढ़ती है, +O2। तो लोहा क्या होता है, जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उस पर क्या होता है कि जंग लगना प्रारंभ हो जाती है और जंग लगती है। इस प्रक्रिया को आप क्या बोलते हैं, रस्टिंग। रस्टिंग, जब आयरन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो क्या होता है, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। और इसमें एक ऐसी परत चढ़ जाती है, वो आपकी चढ़ जाती है रेडिश ब्राउन। ये आपका क्या है, ये जो आपका सूत्र है Fe2O3 × ये क्या होता है, जंग का रासायनिक फार्मूला है। लोहे पर जंग लगने क्या होता है, ये जंग पर लगने का क्या होता है, रासायनिक फार्मूला है। जंग का रासायनिक फार्मूला Fe2O3 × XH2, ये आपका क्या है, जंग का रासायनिक फार्मूला है। और इस पर कैसी परत चढ़ती है, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन यानी रेड कलर की भूरी परत क्या होती है, लोहे पर चढ़ जाती है। अगर आपके पास कलर पेन हो तो आप इस तरीके के बना के याद करने के लिए आपको सरल रहेगा। कलर पेन के द्वारा यहाँ पर आप ऐसे रेडिश ब्राउन कर लीजिएगा तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो आपके लोहे में जंग किस तरीके की चलती है, वो आपकी चलती है रेडिश ब्राउन कलर की। और इसका जंग का रासायनिक फार्मूला आपको क्या निकल के आता है, Fe2O3 × XH2O। तो यहाँ पर आपने देखा कि आयरन पर किस तरीके की परत चलती है, रेडिश ब्राउन चलती है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, रस्टिंग प्रक्रिया। आपसे पूछा जा सकता है कि लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बोलते हैं उसको रस्टिंग प्रक्रिया। रस्टिंग प्रक्रिया। अगला नंबर आपका जो आता है वो आता है आपका कॉपर, और इसके बाद आपका क्या, सिल्वर। अगला नंबर जो आपका है वो आपका कॉपर। सेकंड में जो आपका कॉपर है, कॉपर Cu। अब कॉपर में किसकी प्रेजेंस में जंग लगती है, वो लगती है आपके कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में। तो कॉपर आपका क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड के क्या होता है, संपर्क में आता है तो आपको क्या होता है, जंग लग जाती है। और कौन सी परत चढ़ जाती है, CuCO3, कॉपर कार्बोनेट की। कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट की क्या चढ़ जाती है आपके उस पर परत चढ़ जाती है। और ये किस तरीके की होती है, ये आपकी हरे कलर की होती है, हरे रंग की परत, यानी कि ग्रीनिश लेयर। इस पर कॉपर कार्बोनेट की क्या चढ़ जाती है, ग्रीनिश लेयर। आपको मैंने कहा कि कलर पेन से आप कर लेना तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। ग्रीनिश लेयर चढ़ जाती है, ऐसे करके आप ग्रीनिश लेयर भर लेना तो क्या हो जाएगी, ग्रीनिश लेयर। ग्रीनिश लेयर, ठीक है। तो जब आपके कॉपर आपका कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है तो क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट। और ये किस तरीके की परत होती है, हरे रंग की परत होती है। जो क्या जो हरे रंग की परत होती है जो किस पे चढ़ जाती है, कॉपर पर चढ़ जाती है। थर्ड नंबर आपका आता है वो आपका आता है Ag, यानी कि सिल्वर। अब सिल्वर किसके संपर्क में आता है, सिल्वर जब सल्फर के संपर्क में आता है तो वो क्या बनाता है, Ag2S, यानी कि सिल्वर सल्फाइड बनाता है। तो क्या हो जाता है, सिल्वर सल्फाइड। और वो किस तरीके की परत होती है, सिल्वर सल्फाइड जो बनाता है वो किसमें चढ़ जाती है, सिल्वर सल्फाइड की परत वो कैसी होती है, काली, यानी कि ब्लैक।
तो यानी कि चांदी पर कैसी परत चलती है, वो काली ब्लैक कलर की चलती है, और वो किस चीज़ की परत होती है, वो होती है सिल्वर सल्फाइड की परत। क्या होती है, ब्लैक परत होती है, वो होती है सिल्वर सल्फाइड की परत। ठीक है, तो आपको 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दी। लोहे पर रेडिश ब्राउन, कापर पर ग्रीनिश लेयर यानी कि हरे रंग की परत, और इसके बाद आपको एजी एल्युमिनियम या सिल्वर पर किस तरीके की आपकी परत चलती है, वो चलती है आपकी Ag2S यानी कि सिल्वर सल्फाइड की। सिल्वर सल्फाइड की परत चलती है। और इसके बाद अब आपका जो कॉन्सेप्ट बनता है, इसके बाद जो आपका एक कॉन्सेप्ट बनता है कि जब इन पर लोहे पर या किसी अन्य धातुओं पर जंग लगती है तो इसको हटाने की या जंग से रोकने की भी प्रक्रिया होती है। तो जंग से हम किस प्रकार रोकते हैं, वो प्रक्रिया भी आपकी पेपर में पूछी जाती है। स्टूडेंट्स, अगला जो नंबर आता है वो धातु पर जंग लगने से रोकने की प्रक्रिया, यानी कि जो धातुओं पर जंग लगती है उसको हम किस तरीके से रोकते हैं, ये भी कॉन्सेप्ट आपके परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो नंबर 1 हम आपको कैसे रोकते हैं, बाई पेंट, यानी कि हम पेंट के द्वारा क्या करते हैं कि पेंट के द्वारा हम जंग लगने से रोक सकते हैं। दूसरा नंबर जो आपका आ जाता है, दूसरा नंबर जो सेकंड नंबर आपका पूछा जाता है, वो क्या पूछा जाता है, गैल्वेनीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन। जो गैल्वेनीकरण होती है उससे क्या होता है कि गैल्वेनीकरण प्रक्रिया के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, धातु पर जंग लगने को रोक सकते हैं। अब गैल्वेनीकरण होता कैसे है कि कोई भी आपका आयरन है जैसे लोहा है, उसमें गैल्वेनीकरण के द्वारा क्या होता है कि जिंक की एक प्लेट, जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है उस पर, तो क्या होता है गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया द्वारा उसमें क्या होता है, फिर जंग नहीं लगती है, उसमें जंग नहीं लगती है। इसके बाद जो थर्ड नंबर वो आपका आता है, क्या आता है, अलॉय यानी कि मिश्र धातु। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, अलॉय को, मिश्र धातुओं को। मिश्र धातु यानी कि धातुओं क्या कर सकते, मिश्र कर करके क्या कर सकते हैं, उसको जंग लगने से हम लोग रोक सकते हैं। और एक जो आपका होता है फोर्थ नंबर, वो क्या हो जाता है, बाई लुब्रिकेंट यानी कि स्नेहक। स्नेहक ये जैसे कि ऑयल, ग्रीस एक्सेट्रा यानी कि इत्यादि। तो लुब्रिकेंट आपके स्नेहक कैसे होगा, ये चिकने होते हैं, इस वजह से क्या होता है, उसमें जंग की प्रक्रिया नहीं होती है। तो आपके कौन कौन से हो गए, बाई पेंट, गैल्वेनीकरण, अलॉय यानी कि मिश्र धातुएं, और लुब्रिकेंट। और इसके बाद एक आपकी और होती है, जो आपकी होती है वो आपकी क्या होती है, विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, विद्युत लेपन, विद्युत लेपन जो कि क्या होती है, विद्युत करंट के द्वारा यह प्रक्रिया होती है। तो इन प्रक्रियाओं के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, धातु पर जंग लगने की प्रक्रियाएं ये आपको हैं, और ये आपसे परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। गैल्वेनाइजेशन को भी पूछा जाता है, जिसमें क्या किया जाता है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक मैंने आपका चैप्टर आज कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद आगे अब दूसरे भाग में लेकर के आएंगे। तो आपको अगर हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।